हमारे पास है रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर। अब जो रोटरी कंप्रेसर है ना, वो भी हमारे पास दो तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। रोटरी कंप्रेसर, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा होता है हमारे पास नॉन पॉजिटिव, जैसे मैंने पहले बताया था। तो मैं अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इसको कि ये पॉजिटिव क्या होता है, नॉन पॉजिटिव क्या होता है। आई होप कि ये आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। ओके, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ये होते हैं। तो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है उसमें दो तरह के आ जाते हैं, रूट ब्लोअर और वेन ब्लोअर। रूट ब्लोअर और वेन ब्लोअर, वेन ब्लोअर दो तरह के आ जाएंगे। ओके, वेन ब्लोअर कंप्रेसर। और इसमें हमारे पास दो तरह के आ जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल कंप्रेसर, और एक्सियल कंप्रेसर। ये दो तरह के यहां पे भी होते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए है और ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए है। जो मैंने एनिमेशन वाली वीडियो डाली थी ना, तो मैं और भी लाता रहूंगा एनिमेशन वाली वीडियोस, तो एनिमेशन से भी आपको समझ आ जाएगा कि ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाले में रूट ब्लोअर किस तरह से काम करता है और मेरे पास वेन ब्लोअर किस तरह से काम करता है। आई होप कि ये चीज आपने लिख ली होगी, आपने लिख ली होगी। तो ये हमारे पास सिंपल सी क्लासिफिकेशन है रोटरी कंप्रेसर की। तो देखिए, रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी दो तरह के हैं, दोनों को अलग अलग दिमाग में रखें कि क्या क्या कौन कौन सा होता है। ओके, तो रोटरी में हमारे पास जो इसकी खासियत है, ठीक है, जो हमारे मेन टर्म होंगे रोटरी में, उसके टर्म्स जो हैं वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, रोटरी के मेन पॉइंट्स जो हैं, जो आपको एसएससी जेईई में बहुत ज्यादा फायदा देंगे रोटरी कंप्रेसर में, ठीक है, रोटरी कंप्रेसर में। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, इसमें जो डिटेल आएगी वो इस तरह से है। ठीक है, लिख लीजिए रोटरी कंप्रेसर, रोटरी, इस तरह से नोट्स बना लीजिए। कंप्रेसर्स आर यूज्ड वेयर हाई volume of air is required, ज्यादा वॉल्यूम हमें चाहिए और जल्दी चाहिए, ज्यादा वॉल्यूम चाहिए और जल्दी चाहिए, उसके लिए हम रोटरी कंप्रेसर का यूज करेंगे। और इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम आता है, द वॉल्यूम फ्लो रेट in this type of compressor is 3000 मीटर क्यूब पर मिनट। इतने तक हो सकता है हमारे पास, 3000 मीटर क्यूब पर मिनट तक हो सकता है। इतना ज्यादा जल्दी से जल्दी हमने, जैसे मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। ओके, और इसमें लेकिन हमारे पास द प्रेशर विल बी लो in this type the pressure will be near 10 बार, 10 बार के करीब इसका प्रेशर रहता है। the speed is very high, मतलब इसकी जो स्पीड है वो बहुत है, हाई होती है, इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। और वेरी हाई it can be up to 40,000 rpm, मतलब 40,000 rpm तक जा सकती है। so that's why it is coupled directly with prime mover
प्राइम मूवर। इसका क्या मतलब है? देखिए, डायरेक्टली कपल्ड और इनडायरेक्टली कपल्ड का मतलब अलग अलग है। जब हमारे पास मोटर यहां पे चल रही है, मान लीजिए मोटर यहां पे चल रही है, मोटर के साथ बेल्ट के थ्रू हम जब कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए यहां से बेल्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और जब ये कंप्रेसर को चलाता है, ये क्या चलेगा? ये कंप्रेसर को चलाएगा। मान लीजिए रेसिप्रोकेटिंग है, ठीक है, ये कंप्रेसर को चलाएगा। जब इस तरह से कनेक्टेड हो, इसको कहते हैं इनडायरेक्टली कपल्ड। डायरेक्टली कपल्ड। कपल्ड क्या होता है? कपल होता है जोड़ा, तो ये जोड़ा बन गया, कपल्ड किया गया। लेकिन जो डायरेक्टली कपल्ड है, मोटर की शाफ्ट के ऊपर ही उसकी शाफ्ट जोड़ी जाती है, इसके ऊपर ही शाफ्ट जोड़ी थी, किसकी? कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर इसके ऊपर ही आ जाता है, आपको बेल्ट की जरूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्टली इसके ऊपर माउंट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड है 40,000 आरपीएम तक पहुंच सकती है। हमें ज्यादा स्पीड मिल रही है, वो डायरेक्टली हम इससे लगाते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? इसमें स्पीड कम करनी पड़ती है, इसमें आरपीएम कम करने पड़ते हैं। रेसिप्रोकेटिंग में आरपीएम कम होते हैं, रोटरी कंप्रेसर में आरपीएम ज्यादा होते हैं। तो हमें ये कम करने के लिए, क्योंकि यहां पे देखिए छोटा, मान लीजिए यहां पे शाफ्ट का डायमीटर छोटा है और यहां पे शाफ्ट का डायमीटर बड़ा है, तो उसके कारण क्या होगा? आरपीएम जो होंगे कम हो जाएंगे। कम करने के लिए हम डायरेक्टली सीधा उसके ऊपर माउंट नहीं कर पाते हैं। बात समझ रहे हैं? इसके ऊपर हम माउंट नहीं करते हैं। ओके, रंजीत जी पूछ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स कब खत्म होगा? यार आराम से करो, क्या दिक्कत है? थर्मोडायनेमिक्स में टाइम लग रहा है, मैं मानता हूं, क्योंकि यार ये टाइम लगेगा। थर्मोडायनेमिक्स कोई मजाक नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स ये अगर आप देखोगे तो एक एक टॉपिक क्लियर करना बहुत ज्यादा मकसद होता है इसका, क्योंकि इसका वेटेज बहुत होता है। इसके ऊपर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो प्लीज इसको आराम से करना, कोई बात नहीं। जहां हमारे 30, अभी तो 35 लेक्चर हुए, मे बी अभी 50 तक लेक्चर होंगे इसके, तब ये काफी करीब आ जाएंगे हम। ओके, 50-60 लेक्चर होंगे तब खत्म होगा। तो आराम से करो, कोई बात नहीं, अभी और चीजें आती रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये आ गया। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इसमें जो हाई स्पीड के कारण इसकी एडियाबैटिक होती है। बिकॉज ऑफ हाई स्पीड the process of compression is adiabatic होती है इसके अंदर। और लेकिन इसमें जो हमारे पास हाई स्पीड होने के कारण ना, बहुत ज्यादा हाई स्पीड होने का कारण एन की वैल्यू जो होती है 1.7 तक जा सकती है, 1.7 तक जाती है। लेकिन हमें इसे कूल करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है। तो मल्टी स्टेज में हमारे पास जो एन की वैल्यू आती है वो 1.3 के करीब आ जाती है। तो कभी ये पूछ लेता है तो आप कह सकते हो, तो मल्टी स्टेज में 1.3 एन की वैल्यू, और सिंगल स्टेज में हमारे पास 1.7 तक की हो सकती है, 1.7। और ये पॉइंट्स बड़े मेन है बेटा, मेन पॉइंट्स हैं। इसको प्लीज लिख लो, अलग से लिख लो चाहे, कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो अकेले पॉइंट्स पे एक न्यूमेरिकल एमसीक्यू बनता है। अगर आप एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेईई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ। ऐप जो डाउनलोड करें, इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।